नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगी मदद, पत्र लिखकर की अपील। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी से लड़ने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और दवाइयों पर सभी तरह के करों और सीमा शुल्क में छूट देने का अनुरोध किया है। बनर्जी ने मोदी से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत करने और कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपकरण, दवाओं तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि बड़ी संख्या में संगठन, लोग और परोपकारी एजेंसियां ऑक्सीजन सांद्रक, सिलेंडर, कंटेनर और कोविड संबंधित दवाएं दान करने के लिए आगे आई है। सीएम ने यह भी कहा कि कई दानदाताओं ने इन पर सीमा शुल्क, जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी से छूट देने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार का रुख किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे असम के अगले मुख्यमंत्री, चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय हो गया है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें बीजेपी के विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। इससे पहले सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वहीं अगले मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए हुए बीजेपी के विधायक दल की बैठक में बीजेपी के नेता बीएल संतोष, जयंत जय पांडा और अजय जमवाल मौजूद थे। इससे पहले नई दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा करने के लिए बैठक भी बुलाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन अगले हफ्ते से मरीजों को मिलेगी, जल्द शुरू होगा बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन। जी हां दोस्तों, डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन जल्द ही मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते से डीआरडीओ के कोविड अस्पतालों में यह दवाई मरीजों को देनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दवा बनाने वाली कंपनी के पास इस एंटी कोविड मेडिसिन का थोड़ा स्टॉक है और जल्दी इसका बल्क प्रोडक्शन भी शुरू होने जा रहा है। एबीपी न्यूज ने एंटी कोविड मेडिसिन तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले डीआरडीओ के दो साइंटिस्ट डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट और डॉक्टर सुधीर चांदना से खास बातचीत की। ये दोनों वैज्ञानिक डीआरडीओ की राजधानी दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज में तैनात है। इनके अनुसार अगले हफ्ते तक यह दवाई स्टॉक में आ जाएगी और मरीजों तक पहुंचने लगेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 36 करोड़ भारतीयों को मार्च 2022 तक लगेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए रूस भारत का बड़ा मददगार बना है। इस बीच एक अनुमान के मुताबिक देश में अगले साल 31 मार्च 2022 तक करीब 36 करोड़ भारतीयों को रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी लग चुकी होंगी। मई 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच भारत में करीब 361 मिलियन वैक्सीन यानी कि करीब 36 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन का इंतजाम सुनिश्चित हो चुका होगा। भारत में वैक्सीन के इंतजाम से जुड़े अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। वहीं दोस्तों इसी महीने की शुरुआत में 1 मई को भारत को पहली खेप में स्पुतनिक वी की 15 लाख डोज मिल चुकी है। दूसरी खेप भी जल्द ही आने वाली है। 3 महीने में आने वाली डोज की बात करें तो कुल मिलाकर भारत को स्पुतनिक वी की 1 करोड़ 80 लाख डोज मिलने जा रही है। मई में 30 लाख, जून में 50 लाख और जुलाई में 1 करोड़ वैक्सीन मिलनी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफसर फोन नहीं उठा रहे, यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा खत। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार सब कुछ ठीक है का दावा कर रही है, लेकिन उसके ही नेता व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय नेता और बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने संसदीय क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। गंगवार ने सीएम को लिखे पत्र में बरेली के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे फोन नहीं उठा रहे हैं। सीएम योगी को लिखे पत्र में गंगवार ने कहा कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि रेफर किए जाने के बाद भी मरीज जब सरकारी अस्पताल में जा रहा है तो उसे दोबारा जिला अस्पताल से रेफर कराकर आने को कहा जा रहा है। इससे कई मरीजों की हालत और बिगड़ी जा रही है। उन्होंने इसे लेकर चिंता जताई और कहा कि संक्रमित मरीज को कम से कम समय रेफरल अस्पताल में भर्ती किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने जरूरी उपकरणों को बाजार में 1.5 गुना अधिक दाम पर बेचे जाने की भी शिकायत की और अपील की कि इनकी कीमत का निर्धारण सरकार करे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमितों को बरेली से निजी अस्पताल में भी भर्ती कराए जाने के प्रबंध का आग्रह किया और कहा कि निजी अस्पतालों को भी कोरोना अस्पताल को दी जाने वाली सुविधा दी जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पटना स्वास्थ्य केंद्र में कबाड़ से मिले 36 ऑक्सीजन सिलेंडर, पप्पू यादव का तंज, हमको गिरफ्तार कर लीजिए। जी हां दोस्तों, राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्वास्थ्य सेवा केंद्र परिषद से रविवार को 36 सिलेंडर कबाड़ से बरामद किए गए। इन सिलेंडरों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की लापरवाही भी दिख रही है। सिलेंडर मिलने के बाद इस मामले में अस्पताल प्रशासन से जब पूछा गया तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस मामले में कहा कि वह सारे हॉस्पिटल के सिलेंडर हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि रिफिलिंग कैसे करें। हम लोग धीरे धीरे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। उधर दोस्तों, इस मामले में पप्पू यादव ने भी ट्वीट कर वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि पटना गर्दनीबाग थाने के पास सरकारी अस्पताल में इतना ऑक्सीजन सिलेंडर कबाड़ में फेंका हुआ है, जहां एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, वहां यह हाल है। इसके लिए किस पर मुकदमा होना चाहिए, यह भी उजागर कर रहे हैं, तो हम पर ही कर दीजिए केस, कर लीजिए गिरफ्तार। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मालदीव श्रीलंका के पास गिरा अनियंत्रित चाइनीज रॉकेट का मलबा, नुकसान की खबर नहीं। जी हां दोस्तों, चीन के मैंड स्पेस इंजीनियरिंग कार्यालय ने बताया कि चीन के लॉन्ग मार्ग 5B रॉकेट का मलबा बीजिंग के समय अनुसार सुबह 10:24 पर पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया था। इसके बाद वह 72.47 डिग्री पूर्वी देशांतर और 2.65 डिग्री उत्तरी अक्षांश में समुद्र के एक खुले क्षेत्र में गिरा। पेइचिंग में लिखा गया है कि आखिरकार चीन के अनियंत्रित हुए रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में गिर गया। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कुछ दिन पहले ही चीन के इस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के धरती से टकराने की चेतावनी दी थी। अमेरिकी स्पेस फोर्स के डेटा के मुताबिक यह रॉकेट 18,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था। इतनी तेज रफ्तार होने के कारण इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी थी कि इसकी लैंडिंग कहां होगी। चीनी मीडिया ने कहा है कि यह भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका और मालदीव के आसपास कहीं पानी में गिरा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली को हर महीने 60 लाख वैक्सीन सप्लाई करे, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कोरोना वैक्सीन को लेकर चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में केजरीवाल ने वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन के डोज मांगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 18 से 45 वर्ष के लोगों का डेटा देते हुए दिल्ली सरकार की ओर से डिमांड रखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 18 से 45 साल के 92 लाख लोग हैं। आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निर्देश दें कि मई से जुलाई के दौरान हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज दिल्ली को सप्लाई करें। उन्होंने कहा कि 18 से 45 और 45 से ऊपर के दोनों आयु वर्ग के मद्देनजर दिल्ली को हर महीने 83 लाख डोज चाहिए, ताकि अगले 3 महीने में टीकाकरण पूरा हो सके। हम अभी रोजाना 1 लाख टीका लगा रहे हैं, जिसको बढ़ाकर हम 3 लाख तक करने जा रहे हैं। इसलिए हमारी क्षमता 90 लाख टीके प्रति माह लगाने की होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब हिम्मत हार चुका हूं, जल्द जन्म लूंगा। फेसबुक पर लिखने के कुछ घंटों बाद ही चल बसे मशहूर एक्टर और यूट्यूबर राहुल वोहरा। जी हां दोस्तों, एक्टर राहुल वोहरा कोरोना वायरस के खिलाफ जिंदगी की जंग हार गए हैं। वे लंबे समय से कोरोना से जूझ रहे थे। उन्हें नेटफ्लिक्स की फिल्म अनफ्रीडम में देखा गया था। एक्टर ने निधन के कुछ घंटे पहले लोगों से मदद की अपील की थी। उन्होंने फेसबुक के जरिए लोगों से मदद की गुहार लगाई थी। थिएटर डायरेक्टर और प्ले राइटर अरविंद गौर ने राहुल के निधन की पुष्टि की। उन्होंने फेसबुक पर राहुल के निधन के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि राहुल इस मुश्किल दौर में जिंदगी का हाथ थामे नहीं रह सके, लेकिन एक्टर ने फेसबुक में पोस्ट लिखकर मदद के लिए आखिरी अपील जरूर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही एक्टर की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। जब कोई चारा नहीं रहा तो एक्टर ने फेसबुक के जरिए मदद पाने की कोशिश की, पर उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। एक्टर का पोस्ट दिल तोड़ने वाला है। वे आखिरी समय तक बेहतर इलाज की अपेक्षा करते रहे, पर ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, एक्टर राहुल वोहरा ने 4 मई को फेसबुक के जरिए मदद मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि मेरा ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है, अगर कोई ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर सके तो मैं बच सकता हूं। वहीं दोस्तों, उन्होंने अपने आखिरी पोस्ट में लिखा कि मुझे भी ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता तो मैं भी बच जाता, तुम्हारा राहुल वोहरा। फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी डिटेल लिखी। नाम राहुल वोहरा, उम्र 35 साल, हॉस्पिटल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तिमारपुर दिल्ली, बेड नंबर 6554, फ्लोर 6 बी विंग HDU। इसके साथ ही उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनीष सिसोदिया को भी टैग किया था, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली और ऑक्सीजन के अभाव में वह इस दुनिया को अलविदा कह गए।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 15,60,77,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 32,56,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक प्रभाव अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में इस वक्त तक 3,27,00,000 से ज्यादा इस महामारी के संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना आदि ऐसे देश हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,22,96,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,42,000 के पार है। दोस्तों पिछले 24 घंटों में इस महामारी के 4 लाख से ज्यादा नए मामले भारत में सामने आए हैं। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में 50,53,000 से ज्यादा इस महामारी के संक्रमित मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों उसके बाद में कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा आदि ऐसे राज्य हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में अब सिर्फ 12 सरकारी बैंक बचे, 2,118 शाखाओं का वजूद हुआ खत्म, आरटीआई से हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत बताया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में 10 सरकारी बैंकों की कुल 2,118 बैंकिंग शाखाएं या तो हमेशा के लिए बंद कर दी गई या उन्हें दूसरी बैंक शाखाओं में मिला दिया गया। नीमच के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने रविवार को बताया कि रिजर्व बैंक ने उन्हें सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में शाखा बंदी या विलय की प्रक्रिया से बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक 2,183 शाखाओं का वजूद खत्म हो गया। इस प्रक्रिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 332, पंजाब नेशनल बैंक की 169, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 124, कैनरा बैंक की 107, इंडियन ओवरसीज बैंक की 53, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 43, इंडियन बैंक की 5 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक की एक शाखा बंद हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, म्यांमार तख्ता पलट, सेना की एक और हिमाकत, सांसदों को घोषित किया राजद्रोही और आतंकवादी। जी हां दोस्तों, म्यांमार की सेना ने फरवरी को किए गए तख्ता पलट के बाद अपदस्थ हुए सांसदों एवं नेताओं की छद्म सरकार और सुरक्षा बलों का सामना करने के लिए गठित पीपल्स डिफेंस फोर्स को आतंकवादी संगठन करार दिया है। म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट करते हुए देश की असैन्य नेता आंग सान सू ची और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया था। इस सैन्य तख्ता पलट के बाद अपदस्थ हुए निर्वाचित नेताओं ने अंतरिम राष्ट्रीय एकता की छद्म सरकार बनाई है। जुंटा ने इन नेताओं को राजद्रोही करार दिया और सरकारी टीवी चैनल पर शनिवार को घोषणा की कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए इन नेताओं को आतंकवादी करार दिया जाता है। बड़ी संख्या में लोग प्राधिकारियों की कड़ी कार्रवाई के बावजूद सैन्य तख्ता पलट के विरोध में सड़कों पर रोजाना प्रदर्शन करके इन आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं। छद्म सरकार ने पिछले सप्ताह पीपल्स डिफेंस फोर्स के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड-19 को भगा सकता है सर्दी जुकाम वाला वायरस, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज भी दुनिया में कई रिसर्च की जा रही है, जिसके जरिए लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक ऐसा ही खुलासा स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में की गई रिसर्च में हुआ है, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार राइनो वायरस कोरोना को हरा सकता है। रिसर्च टीम का हिस्सा रहे डॉक्टर पाब्लो म्यूरिका ने बीसीसी से बातचीत में बताया कि राइनो वायरस SARS-CoV-2 के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता है, यह इसे बुरी तरह बाहर धकेल देता है। उन्होंने कहा कि अगर इंसान के शरीर में राइनो वायरस का अच्छा खासा प्रभाव है तो यह कोविड-19 के संक्रमण को रोक सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इंसानी शरीर को संक्रमित करने के लिए दूसरे वायरस से लड़ते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस भी कुछ ऐसा ही है। वैज्ञानिकों ने कहा कि राइनो वायरस से होने वाला फायदा थोड़ी देर के लिए रहे, लेकिन यह शरीर में इस कदर फैल जाता है कि इससे कोरोना वायरस के असर को कम करने में मदद मिल सकती है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट बदली है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की खबर है। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के साथ ही यूपी और हरियाणा के अधिकतर इलाकों में ठीक ठाक बारिश हुई है। शाम के वक्त तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में अंधेरा छा गया, जिसके चलते वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट जलाकर चलनी पड़ी। वहीं दोस्तों मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अगले 24 घंटों में पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, अब नहीं लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट से ज्वेलर्स को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के ताजा फैसले में अब 14 जून तक हॉलमार्क नियम पालन नहीं करने पर उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल दोस्तों ज्वेलर्स ने अपनी याचिका में अदालत से कहा था कि उनके लिए 1 जून से पूरी तरह से हॉलमार्किंग लागू करना संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस आदेश से करीब 5 लाख ज्वेलर्स को फौरी राहत मिली है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के प्रावधानों के तहत देश में गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग 1 जून 2021 से अनिवार्य होने जा रही है। इन नियमों के लागू होने के बाद ज्वेलर्स बिना हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी नहीं स्टोर कर सकेंगे और नहीं बेच सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ी, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में शिफ्ट करने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की तबीयत रविवार को अचानक बिगड़ गई। आजम खान की रिपोर्ट बीते 1 मई को कोरोना पॉजिटिव आई थी। दोस्तों बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के अधिकारी आजम खान को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को ले जाने के लिए एम्बुलेंस और स्कॉट तैयार है। मौके पर एसपी, एसडीएम सदर सहित सीओ सिटी जिला कारागार पर मौजूद हैं। दोस्तों पिछले 1 साल से ज्यादा समय से आजम खान सीतापुर जेल में निरुद्ध हैं। सीतापुर जेल प्रशासन ने 2 दिन पहले ही उनका कोविड टेस्ट कराया था। कोविड टेस्ट रिपोर्ट में आजम खान सहित जेल में 13 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल में बाबुल सुप्रीमो को पुलिस ने दिया समन, राज्यपाल ने टीएमसी के 4 नेताओं के खिलाफ केस चलाने की दी सीबीआई को मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रीमो को पश्चिम बंगाल पुलिस ने समन जारी किया है। उन्हें नोटिस प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर हरोरा पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा गया है। उन्हें यूएस 41A सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कैबिनेट के शपथ लेने के कुछ घंटे पहले बंगाल के राज्यपाल ने बंगाल के 4 पूर्व मंत्रियों और टीएमसी नेताओं फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी है। बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि मंत्री पद संभालने के बाद ये लोग कमीशन के अपराध में शामिल थे। इन आरोपों की जांच के आधार पर मंजूरी दी गई। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि जनवरी में राज्यपाल से मंजूरी मांगी गई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुल 43 मंत्री शपथ लेंगे, जिनमें से 24 कैबिनेट मंत्री और 19 एमओज हैं। दोस्तों इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव और डीजीपी द्वारा चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत नहीं कराने के लिए नाराजगी जताई है। राज्यपाल ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराने के लिए शनिवार शाम राजभवन बुलाया था। दोनों अधिकारियों से मुलाकात के बाद धनखड़ ने ट्वीट किया, दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों अधिकारी मांगी गई रिपोर्ट के साथ नहीं आए। उन्हें बिना किसी देरी के रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। इस तरह का रुख बहुत पीड़ादायक है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोरोना महामारी की शुरुआत कौन से देश से हुई थी? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि इस महामारी की शुरुआत कौन से देश से हुई थी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।